नमस्कार। हमारा काम है राजनीति के मैदान से आंकड़ों और जमीनी हकीकत को निकालकर आपके सामने रखना। आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट को समझने की कोशिश करेंगे जो पिछले कई दशकों से एक मजबूत किले की तरह खड़ी है, गोविंदपुरा। ये विश्लेषण किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों, जमीनी सच्चाइयों और शासन के सिद्धांतों पर आधारित एक गहरी पड़ताल है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब चुनावी नतीजे और नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतें दोनों के बीच एक बड़ी खाई दिखने लगे तो लोकतंत्र में इसके असल मायने क्या होते हैं। इस पूरी पड़ताल में हमारे 5 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम गोविंदपुरा के इस किले की दीवारों और नींव को समझेंगे। फिर हम शासन और बुनियादी सुविधाओं के लिए वहां के लोगों की जो गहरी प्यास है उसे महसूस करेंगे। इसके बाद हम चुनावी जीत के उन बड़े बड़े आंकड़ों को परत दर परत खोलकर देखेंगे। चौथे पड़ाव में हम इस किले को चुनौती देने वाले उम्मीदवार की मुश्किलों और दुविधाओं का विश्लेषण करेंगे और आखिर में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक सच्चा जनादेश हासिल करने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किले की बनावट से। गोविंदपुरा महज एक विधानसभा सीट नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि 3 दशकों से ज्यादा समय से एक ही राजनीतिक विचारधारा का गढ़ रहा है। इसे समझना किसी भी राजनीतिक रणनीतिकार के लिए एक केस स्टडी की तरह है। ये जानना जरूरी है कि किसी एक जगह पर इतनी मजबूत पकड़ बनती कैसे है और क्या ये पकड़ हमेशा के लिए होती है। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहला कदम होता है वहां की जमीन को समझना। गोविंदपुरा भोपाल शहर के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है। ये एक शहरी सीट है जहां बीएल जैसे बड़े कारखाने हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं और पिछले कुछ सालों में तेजी से बसी कई नई कॉलोनियां भी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ के लोगों की उम्मीदें और ज़रूरतें बहुत मिलीजुली हैं। ये मध्य प्रदेश की उन अहम सीटों में से है जहाँ का चुनावी मिजाज सिर्फ स्थानीय मुद्दों से नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति से भी तय होता है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 1,06,668। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। कई विधानसभा सीटों पर तो इतने कुल वोट भी नहीं पड़ते। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये एक राजनीतिक सुनामी का संकेत है जो दिखाता है कि यहाँ की चुनावी हवा कितनी एक तरफा थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक प्रभुत्व का, एक डोमिनेंस का ऐलान है। और हाँ, ये प्रभुत्व एक दिन में नहीं बना है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1993 में श्री बाबूलाल गौर ने इस सिलसिले की शुरुआत की थी। 1998 में एक करीबी मुकाबला जरूर हुआ लेकिन किला अपनी जगह कायम रहा। 2003 और 2013 में जीत का अंतर लगातार बढ़ता गया। लेकिन सबसे दिलचस्प है 2018 का चुनाव। आपको याद होगा तब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक मजबूत लहर थी और सरकार भी बदली थी। लेकिन उस तेज लहर के बीच भी गोविंदपुरा में कृष्ण गौर ने इस सीट को बीजेपी के लिए सुरक्षित रखा। और फिर आया 2023 जिसने पिछले 30 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कहानी है एक वफादार वोट बेस की जो हर चुनाव में, हर परिस्थिति में अपनी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर किले की दीवारों में कुछ दरारें जरूर होती हैं। चुनावी आंकड़ों की इस चकाचौंध के पीछे एक दूसरी और ज्यादा उलझी हुई सच्चाई छुपी है। ये सत्ता के एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। तो चलिए अब हम अपना ध्यान चुनावी नतीजों से हटाकर उन गलियों और कॉलोनियों की तरफ ले चलते हैं जहां वोटर रहते हैं और अपनी रोज की जिंदगी जीते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये गोविंदपुरा की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ ये भोपाल का सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला इलाका है। यहाँ के नागरिक और यहाँ के उद्योग राज्य के खजाने में एक बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत वो थोड़ी चौंकाने वाली है। 540 से ज्यादा कॉलोनियां नगर निगम की सीमा से ही बाहर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वहां सड़क, नाली, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना किसी की सीधी जिम्मेदारी में नहीं आता। 100 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का उद्घाटन तो हुआ पर रात में वहां ताला लगा मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं होता। नर्मदा का पानी लाने के लिए बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछाई गई लेकिन 300 से ज्यादा कॉलोनियों के घरों में आज भी नल से पानी का कनेक्शन नहीं है। ये एक अजीब रिश्ता है जहां नागरिक तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था उन्हें उनका हक देने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। ये आवाज गोविंदपुरा के एक आम नागरिक की है। हम लोग तो टैक्स भरते हैं लेकिन गली तक में पानी नहीं आता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सामाजिक अनुबंध की पीड़ा है जो टूटता हुआ महसूस होता है।
ये एक नागरिक का सीधा सवाल है कि जब मैं देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूं तो मेरे अधिकार कहाँ हैं? पानी सिर्फ एक चीज नहीं है, ये जीवन है, ये सम्मान है। और जब ये नहीं मिलता तो भरोसे में कमी आने लगती है। और ये भरोसे की कमी कई रूपों में सामने आती है। ये वो मुद्दे हैं जो सालों से लोगों को परेशान कर रहे हैं। 300 से ज्यादा कॉलोनियों में आज भी पीने के पानी का इंतजार हो रहा है। 540 नई बस्तियों में न तो सीवेज की व्यवस्था है, न पक्की सड़कें हैं और न ही रात में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट। एक नया सिविल अस्पताल जो रात में सिर्फ एक बंद इमारत बनकर रह जाता है। हर बारिश में जाम नालियों की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है और सरकारी स्कूलों की मरम्मत जैसे छोटे छोटे काम भी महीनों तक टलते रहते हैं। ये लिस्ट दरअसल उन दरारों को दिखाती है जो इस मजबूत राजनीतिक किले की नींव में मौजूद है, और यही वो अवसर है जहां कोई भी चैलेंजर अपनी जगह बना सकता है। यहीं पर हमें लोकतंत्र के एक मूल सिद्धांत को याद करना जरूरी है। एक लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद का जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, और शासन का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों को पूरा करके उनके सम्मान की रक्षा करे। जब पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं होती, ये नागरिक के सम्मान का भी सवाल बन जाता है। तो फिर ये सवाल उठता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जमीन पर इतनी सारी समस्याएं हैं तो हर चुनाव में इतना बड़ा जनादेश कैसे मिल जाता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें भावनाओं से थोड़ा हटकर ठंडे दिमाग से सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा। चलिए इस चुनावी भूचाल की एनाटॉमी को समझते हैं। ये टेबल पिछले 30 सालों का एक तरह से एक्सरे है। इसमें एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बीजेपी का वोट शेयर लगभग हमेशा 58% से ऊपर रहा है, और 2 बार तो ये 69% के आंकड़े को भी पार कर गया है। इसका मतलब है कि हर 10 में से लगभग 6 से 7 वोटर एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन वो कभी भी मुकाबले में बहुत करीब नहीं आ पाए। जीत का अंतर अगर 1-2 चुनावों को छोड़ दें तो हमेशा बहुत बड़ा रहा है। ये एक बेहद मजबूत और अटूट वोट बैंक की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। 2018 और 2023 के बीच सिर्फ 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जीत का अंतर दुगने से भी ज्यादा हो गया? ये बार चार्ट इसे बिल्कुल साफ दिखाता है। बीजेपी का वोट शेयर 58% से बढ़कर 69% हो गया, यानी 11% की एक जबरदस्त छलांग। और ठीक उसी समय में कांग्रेस का वोट शेयर 36.6% से गिरकर 26.5% पर आ गया। ये 10% से ज्यादा की सीधी गिरावट है। एक पार्टी के लिए 11% का फायदा और दूसरी के लिए 10% का नुकसान। कुल मिलाकर ये 21% का एक बहुत बड़ा स्विंग है, और इसी स्विंग ने जीत के अंतर को 46,000 से सीधा 1,06,000 के पार पहुंचा दिया। राजनीति विज्ञान में इसे विनर टेक ऑल पैटर्न कहा जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि गोविंदपुरा जैसे गढ़ में चुनाव स्थानीय मुद्दों पर कम और राज्य या राष्ट्रीय स्तर की बड़ी हवा पर ज्यादा तय होता है। जब एक बड़ी लहर चलती है तो वो स्थानीय नाराजगी और छोटे-मोटे मुद्दों को अपने साथ बहा ले जाती है। मतदाताओं के मूड में आया एक छोटा सा बदलाव भी जीत के अंतर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे जीतने वाले की जीत असल से भी कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। और गोविंदपुरा में बार बार यही हो रहा है। तो ऐसे में जो उम्मीदवार इस किले को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी दुविधा क्या है? अब हम अपना ध्यान विपक्ष और उसके उम्मीदवार पर केंद्रित करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की एक मुश्किल चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या चाहिए होता है और क्या नहीं। आइए 2023 के चैलेंजर रविंद्र साहू का एक निष्पक्ष स्वॉट विश्लेषण करते हैं। उनकी ताकत थी उनकी आर्थिक मजबूती, जमीनी स्तर पर काम करने की उनकी ऊर्जा और उनका एक स्थानीय नाम झूमर वाला, जिससे लोग उन्हें आसानी से पहचानते थे। लेकिन कमजोरियां भी काफी थी। उनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी थी। उनका वोटर कार्ड उत्तर प्रदेश का होने की वजह से उन पर बाहरी होने का एक टैग लग गया, और डिजिटल दुनिया में उनकी मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। उनके लिए अवसर बहुत बड़े थे। लोगों में पानी, सड़क और अस्पताल को लेकर जो गुस्सा था वो उनका सबसे बड़ा हथियार हो सकता था। लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े थे। बीजेपी का दशकों पुराना, हर गली हर बूथ पर मौजूद नेटवर्क, मौजूदा विधायक की अपनी एक विरासत, और सबसे बढ़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक हवा जो पूरी तरह से उनके खिलाफ थी।
किसी भी चुनाव को समझने के लिए हम एक रणनीतिक ढांचे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत सरल है। इसमें हम मुकाबले को 4 चेहरों से देखते हैं। पहला, हमारा अपना उम्मीदवार। दूसरा, हमारा प्रतिद्वंदी। तीसरा, मतदाता, जिसकी जरूरतें और भावनाएं सबसे ज्यादा अहम है। और चौथा, संदर्भ, यानी उस वक्त की राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है। इन चारों को समझे बिना कोई भी रणनीति हमेशा अधूरी रहती है। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, हमने किले को समझा, उसकी दरारों को पहचाना और आंकड़ों को भी खंगाला। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं है, ये एक ठोस, जमीन पर उतरने वाली कार्य योजना है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये बताता है कि इस किले को सिर्फ चुनौती कैसे दी जाए, बल्कि जीता कैसे जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, 1,06,000 वोटों का ये विशाल अंतर, इसे कैसे भरा जा सकता है? पहली नज़र में ये एक पहाड़ जैसा लगभग नामुमकिन काम लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर आपके पास एक सही रणनीति हो, अनुशासन हो और लगातार मेहनत करने का जज्बा हो। इस बड़े फासले को पाटने के लिए एक वैज्ञानिक और पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके की जरूरत है। इस पहाड़ जैसे काम को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ना होगा। इसे हम D90 से D0 की विन बैक स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी चुनाव से 90 दिन पहले संगठन को मजबूत करें। हर बूथ पर अपनी कमेटी बनाएं और हर नई कॉलोनी के हर एक घर का नक्शा तैयार करें। 60 दिन पहले संवाद शुरू करें। घर घर जाकर लोगों को आसान भाषा में इन्फोग्राफिक्स के जरिए बताएं कि कौन से वादे पूरे नहीं हुए। 30 दिन पहले अभियान को अगले स्तर पर ले जाएं। उन इलाकों में छोटे छोटे रैलियां करें जहां समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। 15 दिन पहले अपने वोटरों को संगठित करें और चुनाव के दिन अपनी योजना को जमीन पर उतारें। हर बूथ पर आपके एजेंट होने चाहिए। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। आज के दौर में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के फोन पर भी लड़ी जाती है। इसके लिए एक स्मार्ट डिजिटल रणनीति की जरूरत है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से कहीं ज्यादा असरदार है व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हर मोहल्ले तक अपनी बात पहुंचाना। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से 30 सेकंड में अपनी बात कहने की कला सीखनी होगी। और फेसबुक लाइव के जरिए सीधे मतदाताओं के सवालों का जवाब देना होगा। ये प्रामाणिकता और सीधा संपर्क बनाने के बारे में है, सिर्फ एक तरफा प्रचार के बारे में नहीं। और हाँ, जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। किसी भी मतदाता तक पहुंचने में उनकी निजता यानी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत के DPDP जैसे कानून हमें यही सिखाते हैं कि किसी की भी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उद्देश्य के लिए और कम से कम किया जाए। टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों को जोड़ना होना चाहिए, उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करना नहीं। अंत में इस पूरी रणनीति का सार चाणक्य से प्रेरित इस एक सिद्धांत में छिपा है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन अगर जीत चाहिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। चुनाव जीतने की असली चाबी पैसा या दिखावा नहीं है, वो है विश्वास। और विश्वास शासन देने के वादे से और फिर उस वादे को निभाने से ही कमाया जाता है। तो हम इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या शासन और विश्वास पर बनाया गया एक अभियान दशकों की राजनीतिक गति और 1 लाख से ज्यादा वोटों के भारी घाटे को पार कर सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ गोविंदपुरा का नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.